हेलो स्टूडेंट्स, सभी एमपी के सभी ज़िलों के स्टूडेंट्स को मेरा नमस्कार। मेरे चैनल अशोक कुमार नरवर्मा आप सभी का स्वागत है। मैं इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए स्पेशली ये वीडियो बना रहा हूँ जो सभी ज़िले एमपी के जितने भी उन सभी स्टूडेंट्स के लिए यूज़फुल होगा, क्योंकि आप लोग ये हिंदी साहित्य का जो पद्य इतिहास है, पद्य से हिंदी साहित्य के पद्य साहित्य का जो इतिहास है उससे आप परिचित नहीं थे। आपके लिए ये टॉपिक एकदम नया है, जो नया आया सम्मिलित किया है एमपी बोर्ड ने, और अभी जो ब्लूप्रिंट आई है 2021-22 की उसमें इसको सम्मिलित किया है। इसलिए मैं आपके लिए ये पढ़ रहा हूँ, ये वीडियो बना रहा हूँ। इसको आप समझिएगा, आपके लिए बहुत उपयोगी हो, यूज़फुल हो, यही मेरी अभिलाषा है। राजनीति के क्षेत्र में जैसे यह प्रगतिवाद 14वाद आधुनिक काल का चौथा युग 1936 और 1943 तक चला। अब इसमें क्या कहा गया, राजनीति के क्षेत्र में जो साम्यवाद है और काव्य के क्षेत्र में प्रगतिवाद है। प्रगतिवादी काव्य की संज्ञा उस कविता को प्रदान की गई है जो छायावाद के समापन के काल में 1936 के आसपास सामाजिक चेतना को लेकर अग्रसर हुआ। माने हुआ क्या, प्रगति काव्य की संज्ञा कब दी गई, जब छायावाद का समापन हो रहा था, तो 1936 के आसपास हो रहा था। उसी समय सामाजिक चेतना को लेकर ये कवि जो अग्रसर हुए वो प्रगतिवादी कवि कहलाए। प्रगतिवादी काल में सन 1936 के आसपास सामाजिक चेतना को लेकर ये जो अग्रसर हुआ, प्रगतिवादी कविता में राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक शोषण से मुक्ति का स्वर प्रमुख है। यह सबसे ज़्यादा प्रमुख जो स्वर है, प्रमुख जो विषय है वो प्रगतिवादी कविता का या काव्य का वो है राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक शोषण से मुक्ति। ये प्रमुख स्वर है। इस कविता पर मार्क्सवाद का बहुत अधिक प्रभाव है। रूस के नए संविधान तथा सन 1905 में लखनऊ में भारतीय प्रगतिशील लेखक संघ की प्रेमचंद की अध्यक्षता में हुई सभा इसके विकास क्रम के महत्वपूर्ण सोपान है। एक सभा हुई थी लखनऊ में 1905 में, इसी में इसका आधार बना। प्रगति शब्द का अर्थ है चलना, आगे बढ़ना, अर्थात यह वह वाद है जो आगे बढ़ने में विश्वास रखता है। प्रगतिवाद में साम्यवादी दृष्टिकोण को साहित्यिक विचारधारा के रूप में स्वीकार किया गया है। प्रगतिवाद की प्रमुख प्रवृत्तियाँ, दर्शन में जिसे द्वंद्वात्मक भौतिक विकासवाद माना जाता है, राजनीति में जो साम्यवाद है वही साहित्य में प्रगतिवाद है। ये इसके बारे में परिभाषा है प्रगतिवाद के बारे में। अभी इसकी पहली प्रवृत्ति क्या है प्रगतिवाद की, धर्म, ईश्वर एवं परलोक का विरोध किया गया है। इसमें समाज में वर्ग संघर्ष को समाप्त करने के लिए भाग्यवादिता की मान्यता को नष्ट करना होगा, क्योंकि शोषक वर्ग केवल भाग्य के बल पर ही शोषण करता है। जो शोषण करने वाला वर्ग है उसको शोषक वर्ग का है, वो भाग्य के बल पर ही लोगों का शोषण करता है। दूसरी प्रवृत्ति पूंजीपति वर्ग के प्रति घृणा का प्रचार प्रगतिवादी कलाकारों ने किया या कवियों ने किया। पूंजीपति वर्ग के प्रति घृणा का प्रचार प्रगतिवादी कलाकारों ने किया। शोषित वर्ग यानी जिनका शोषण हो रहा है, तो शोषित वर्ग की दीनहीन दशा का यथार्थ चित्रण करके ही दोनों वर्गों का भेद स्पष्ट किया गया है। चौथी प्रवृत्ति है नारी के प्रति यथार्थवादी दृष्टिकोण अपनाया गया। उसे रूपसी नायिका या राज वैभव में पलने वाली राज दुलारी नहीं, वरन मजदूरी करने वाली कृषक ललना के रूप में चित्रित किया गया। मैंने उसे बड़ा चढ़ा कर ना बताकर एक साधारण मजदूर या कृषक की ललना या कृषक की पुत्री के रूप में चित्रित किया है। ये खास बात है इसकी। तो नारी शोषण जो होता था उसके विरुद्ध इसमें काव्य लिखा गया। सरल शैली को अपनाकर अपनी रचनाओं को जन साधन तक पहुंचाना ही इस प्रवृत्ति का उद्देश्य रहा है। प्रगतिवाद के प्रमुख कवि एवं उनकी रचनाएं, निराला पंत, सुमित्रानंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रानंदन पंत, नरेंद्र शर्मा, भगवती चरण वर्मा के अतिरिक्त आधुनिक कवियों में सबसे अग्रणी नाम रामधारी सिंह दिनकर का है। इनके बाद बालकृष्ण शर्मा नवीन, शिवमंगल सिंह सुमन, रामेश्वर शुक्ल अंचल उनका टाइटल है, शिवमंगल सिंह का टाइटल सुमन है, बालकृष्ण शर्मा का टाइटल नवीन है, जैसे सुमित्रानंदन पंत इनका तो सरनेम ही है, टाइटल नहीं है। सूर्यकांत त्रिपाठी का टाइटल है निराला।
नागार्जुन, त्रिलोचन, केदारनाथ सिंह, केदारनाथ अग्रवाल, शमशेर बहादुर सिंह आदि प्रगतिवादी कवि हुए हैं। अब बात आई उनकी रचनाओं की। तो पहले कवि नागार्जुन, युगधारा इनकी रचना है। सतरंगे पंखों वाली इनकी रचना है नागार्जुन की। प्यासी पतराई आंखें नागार्जुन की रचना है। सुमित्रा नंदन पंत की रचना योगवाणी ग्राम्या। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है कुकुरमुत्ता। केदारनाथ अग्रवाल युग की गंगा, फूल नहीं रंग बोलते हैं, नींद के बादल, ये इनकी रचना है केदारनाथ अग्रवाल की। शिवमंगल सिंह सुमन की हिल्लोल, जीवन के गान। प्रलय सृजन, विश्वास बढ़ता ही गया, ये शिवमंगल सिंह सुमन की रचना है। त्रिलोचन की रचना है धरती। मिही की बारात, मैं उस जनपद का कवि हूँ। रांगे राघव, अज्ञेय खंडक, मेधावी, पांचाली, राह के दीपक, ये सब उनकी रचनाएं हैं। अब आता है प्रयोगवाद। तो प्रयोगवाद 1943 से 1950 तक रहा, 7 साल तक। 1943 में सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय के नेतृत्व में हिंदी में एक आंदोलनकारी लहर उठी जो प्रयोगवाद कहलाई। इसकी भूमिका में अज्ञेय ने लिखा है, ये कवि नवीन राहों के अन्वेषी हैं। अन्वेषी माने खोजकर्ता, खोजी, नई राहों के, नए रास्तों के खोज करता है। नई राहों को, नए रास्तों को ढूंढने वाले कवि हैं। इस प्रयोगवाद नामक विचारधारा पर यूरोप के अनेक आधुनिक काव्य संप्रदायों का प्रभाव है, जिसमें प्रतीकवाद, बिंबवाद, अति यथार्थवाद, अस्तित्ववाद, फ्रायडवाद आदि प्रमुख हैं। प्रयोगवाद की मुख्य प्रवृत्तियाँ: घोर व्यक्तिवाद, व्यक्तिवाद की बहुत अधिक प्रधानता है इसमें। नई कविता का प्रमुख लक्ष्य निजी मान्यताओं, विचारधाराओं और अनुभूतियों का प्रकाशन करना है। निजी, खुद को मान लेना श्रेष्ठ, खुद को बहुत अधिक महत्व देना, यही है व्यक्तिवाद। वस्तुतः इन कविताओं में व्यक्तिवाद को अभिव्यक्ति प्रदान की गई है। दूसरी जो प्रवृत्ति है वह है दूषित प्रवृत्तियों का यथार्थ एवं नग्न रूप में चित्रण। जो दूषित प्रवृत्तियाँ हैं, जिन वृत्तियों को पहले साहित्य में अश्लील, असामाजिक एवं अस्वस्थ समझा जाता था, उन्हीं कुंठाओं, वासनाओं को वर्णन प्रयोगवादी कविता में मिलता है। निराशावादिता, इस धारा के कवि भूत भविष्य की प्रेरणा और चिंता से मुक्त होकर केवल वर्तमान में ही जीना चाहते हैं। बौद्धिकता एवं रूखापन, इस युग की कविताएं हृदय की ना होकर मस्तिष्क की देन है, इसलिए वे नीरस हैं और शायद चिरस्थायी साहित्य संपदा भी ना हो। इन कविताओं में रागात्मकता के स्थान पर विचारात्मकता अधिक परिलक्षित होती है, देखने को मिलती है। परिलक्षित का अर्थ होता है देखना। इनका दावा है कि भले ही ये कविताएं हृदय पर प्रभाव ना डालें, किंतु बौद्धिकता में भी रस होता है। अगला जो बताया है वो बताया साधारण विषयों पर लेखन। इन नए कवियों ने आसपास की साधारण वस्तुओं जैसे चूड़ी का टुकड़ा, चाय की प्याली, साइकिल, कुत्ता, होटल, दाल, नॉन, तेल, लकड़ी, ब्लेड आदि को लेकर कविताएं रची। व्यंग्य एवं कटुक्ति, कटु उक्ति माने कड़वी उक्ति, कड़वी बात, इसको कहते हैं कटुक्ति। आधुनिक जीवन के विभिन्न पहलुओं पर व्यंग किए हैं, पर उनमें गंभीरता का अभाव है, अतः वे व्यंग कटुक्ति बनकर रह गए। असंबद्ध प्रलय, प्रलाप तो की है लेकिन असंबद्ध। फ्रायडवादी प्रवृत्ति के अनुसार उद्गारों का प्रभाव ग्रहण कर उन्मुक्त साहचर्य की पद्धति अपनाकर नई कविता में उसका प्रयोग किया गया है। शैली, नए बिंब, प्रतिमान, उपमान, मुक्त छंद, नई शब्दावली का प्रयोग बढ़ेगी। उपमाएं, अनगढ़ शब्दों, असंबद्ध पदों, अनुपयुक्त विश्लेषणों का प्रयोग किया गया है। प्रयोगवाद के प्रमुख कवि एवं उनकी रचनाएं। 1943 में अज्ञेय ने तार सप्तक का संपादन किया। फिर सन 1951 में दूसरा तार सप्तक आया और सन 1959 में तीसरा तार सप्तक का संपादन अज्ञेय जी ने किया। प्रथम तार सप्तक अज्ञेय, नेमीचंद जैन, गजानन माधव मुक्तिबोध उनका टाइटल है। भारत भूषण, प्रभाकर माचवे, गिरिजा कुमार माथुर, रामविलास शर्मा।
दूसरा तार सप्तक भवानी प्रसाद मिश्र, धर्मवीर भारती, शकुंतला माथुर, हरिनारायण व्यास, रघुवीर सहाय, शमशेर बहादुर सिंह, नरेश मेहता। तीसरा तार सप्तक प्रयाग नारायण त्रिपाठी, कीर्ति चौधरी, मदन वात्स्यायन, केदारनाथ सिंह, कुंवर नारायण, विजय देव नारायण शाही, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। फिर नलिन विमोचन शर्मा, डॉक्टर जगदीश गुप्त, श्रीकांत वर्मा, अशोक वाजपेयी, धूमिल, स्नेहिमयी चौधरी, कैलाश वाजपेयी आदि भी प्रयोगवाद के अन्य प्रसिद्ध कवि हैं। आगे हरी घास पर क्षणभर, इत्यलम, इंद्रधनुष ये, रोंदे हुए, धर्मवीर भारती, अंधायुग, कनुप्रिया, ठंडा लोहा, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, बांस के फूल, एक सूनी नाव, काठ की घंटियाँ, मुक्ति बोध, चांद का मुंह टेढ़ा, भूरी भूरी खाक धूल, गिरजा कुमार माथुर, धूप के धान, शिला पंख चमकीले, नाश और निर्माण, भारत भूषण अग्रवाल, ओ अज्ञेय, ओ अप्रस्तुत मन, ये उन्होंने कहा। नरेश मेहता, संशय की एक रात, वन पंखी, ये प्रमुख रचनाएं रही। नई कविता भारतीय स्वाधीनता के अंतर लिखी गई उन कविताओं को कहा गया जिन्होंने नए भावबोध, नए मूल्यों, नूतन शिल्प विधानों को अन्वेषित तथा स्थापित किया। नई कविता अपनी वस्तु, छवि तथा रूपायन में पूर्ववर्ती प्रगतिवाद तथा प्रयोगवाद की विकासान्वित होकर भी अपने में सर्वथा विशिष्ट तथा असामान्य है। आगे लिखा है, नई कविता में आज की छायावादी, लघु मानवतावादी जीवन दृष्टि के प्रति नकार निषेध नहीं, अपितु स्वीकार, सहमति के साथ जीवन को पूर्णतः स्वीकार करके उसको भोगने की आकांक्षा है। नई कविता क्षणों की अनुभूतियों में अपनी आस्था प्रकट करती है जो कि समस्त जीवनानुभूतियों के लिए अवरोध न बनकर सहायक होते हैं। नई कविता लघु मानवत्व को स्वीकार करती है जिसका तात्पर्य है कि सामान्य मनुष्य की या पुरुष की अपेक्षा समूची संवेदनाओं एवं मानसिकता को खोज या प्रतिष्ठा करना। नई कविता कोई वाद नहीं, उसमें महान जगत की व्यापकता तथा सृष्टि की उन्मुक्तता है। नई कविता के दो प्रमुख घटक हैं, अनुभूति की सच्चाई और बुद्धि की यथार्थवादिता या यथार्थवादी दृष्टि। नई कविता जीवन के प्रत्येक क्षण को सत्य मानती है। आंतरिक और मार्मिकता के कारण नई कविता में जीवन के अति साधारण संदर्भ अथवा क्रियाकलाप नूतन तथा छवि को पाल लेते हैं। नई कविता के क्षणों में अनुभूति को लेकर अनेक मार्मिक एवं विचारोत्तेजक कविताएं लिखी गईं जो कि अपने लघु आकार के बावजूद प्रभावोत्पादकता में अत्यंत तीव्र तथा सघन है। नई कविता की वाणी अपने परिवेश की जीवनानुभूतियों से संसिक्त है। नई कविता की प्रमुख प्रवृत्तियाँ, कुंठा, संत्रास, मृत्युबोध। कुंठा, संत्रास, मृत्युबोध। कुंठा माने मन में पाए जाने वाला आंतरिक दुख जो कि प्रकट न कर पाए, कुंठा। संत्रास माने त्रास तो मिला, कष्ट तो मिला, लेकिन सब में समान हो, संत्रास। मृत्युबोध, मृत्यु का बोध हो। मानव के मन में व्याप्त कुंठाओं का जीवन के संत्रास एवं मृत्युबोध का मनोवैज्ञानिक ढंग से चित्रण इस काल की कविताओं की पहचान है। बिंब, प्रयोगवादी कवियों ने नूतन बिंबों की खोज की। व्यंग्य प्रधान रचनाएं, इस काल में मानव जीवन की विसंगतियों, विकृतियों एवं अनैतिकतावादी मान्यताओं पर व्यंग्य रचनाएं लिखी गईं। लघु मानववाद की प्रतिष्ठा, मानव जीवन को महत्वपूर्ण मानकर उसे अर्थपूर्ण दृष्टि प्रदान की गई। प्रयोगों में नवीनता, नए नए भावों को नए नए शिल्प विधानों में प्रस्तुत किया गया। क्षणवाद को महत्व, जीवन के प्रत्येक क्षण को महत्वपूर्ण मानकर जीवन की एक एक अनुभूति को कविता में स्थान प्रदान किया गया। 7. अनुभूतियों का वास्तविक चित्रण, मानव व समाज दोनों की अनुभूतियों का सच्चाई के साथ चित्रण किया गया है।
नई कविता में जीवन मूल्यों की पुनः परीक्षा की गई है। प्रगतिवाद में लोक जीवन एक आंदोलन के रूप में आया, प्रयोगवाद में वह कट गया, परंतु संप्रति नई कविता की एक प्रमुख विशेषता बन गई। नई कविता के शिल्प को भी लोक जीवन ने प्रभावित किया। उसने लोक जीवन से बिंबों, प्रतीकों, शब्दों तथा उपमानों को चुनकर निजी संवेदनाओं तथा सजीवता को दुगुणित किया, 2 गुना कर दिया। नई कविता अपनी अंतर्लय, बिंबात्मकता तथा नव प्रतीक योजना, नए विशेषणों के प्रयोग, नव प्रतीक योजना, नए विशेषणों के प्रयोग तथा नव उपमान संगठना के कारण प्रयोगवाद से अपना पृथक अस्तित्व भी सिद्ध करती है। कौन? नई कविता। प्रयोगवाद बोझिल शब्दावली को लेकर चलता है, परंतु नई कविता ने प्रगतिवाद की तरह विशेष क्षेत्रों को विशिष्ट संदर्भ के लिए ही लोक शब्द ही नहीं लिए, अपितु समस्त प्रकार के प्रसंगों के लिए लोक शब्दों का चयन किया। नई कविता की भाषा में एक खुलापन और ताजगी है। निष्कर्षतः नई कविता मानव मूल्यों एवं संवेदनाओं की नूतन तलाश की कविता है। नई कविता के प्रमुख कवि और उनकी रचनाएं। नई कविता के प्रमुख कवियों में अज्ञेय जी के अनुभव, क्षेत्र तथा परिवेश में ग्राम्य एवं नगर दोनों ही समाहित हैं। और उनके जो अनुभव हैं उनमें क्षेत्र परिवेश में ग्राम और नगर दोनों ही समाहित हैं। शहरी परिवेश के साथ जुड़ने वाले रचनाकारों में बालकृष्ण राव, शमशेर बहादुर सिंह, गिरिजा कुमार माथुर, कुंवर नारायण, डॉक्टर धर्मवीर भारती, डॉक्टर प्रभाकर माचवे, विजय देव नारायण शाही, रघुवीर साय आदि कवि आते हैं जो शहरी परिवेश पर लिखते हैं। परंतु भवानी प्रसाद मिश्र, केदारनाथ सिंह, शंभूनाथ सिंह, ठाकुर प्रसाद सिंह, नागार्जुन, केदारनाथ अग्रवाल आदि ऐसे सृजनकर्ता हैं जिन्होंने मुख्यतः ग्रामीण संस्कारों को अभिव्यक्ति दी। चलिए, ये हो गया अब इनकी रचना और उनकी लिस्ट। तो यहाँ पर बताया भवानी प्रसाद मिश्र की रचना सन्नाटा, गीत फरोश, चकित है दुख। शमशेर बहादुर सिंह की काल तुझसे होड़ है मेरी, इतने पास अपने बात बोलेगी हम नहीं। दुष्यंत कुमार, सूर्य का स्वागत, आवाज़ों के घेरे साए में धूप। श्रीकांत वर्मा, दिनारंभ, भटका मेघ, माया दर्पण, मगध। रघुवीर साय, हंसो हंसो जल्दी हंसो, आत्महत्या के विरुद्ध। नरेश मेहता, वन पांखी सुनो, बोलने दो चीड़ को उत्सव। कुंवर नारायण, चक्रव्यूह, आमने सामने कोई दूसरा नहीं। जगदीश गुप्त, नाव के पांव, शब्ददंश, बोधि वृक्ष, सम्मुख। ये प्रमुख रचनाएं थी। ये वीडियो था, इस वीडियो को आप लोग देखिएगा। धन्यवाद।